गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ सी के प्रोग्राम्स बनाते हैं इनिशियली सी को स्टार्ट करने के पर्पज से। दोस्तों, जैसे एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है दोस्तों। तो हम लोग दो नंबर के लिए दो वेरिएबल चाहिए जिसमें वो नंबर लेंगे, और तीसरा वेरिएबल चाहिए जिसमें हम लोग रिजल्ट को रखेंगे। आपको मैं बता चुका हूँ कि कभी भी सी का प्रोग्राम स्टार्ट करिए तो सबसे पहला लाइन क्या लिखिए, हैज़ इंक्लूड stdio.h। ये वाली हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल को इसलिए इंक्लूड किया है जिससे कि हम लोग प्रिंट एफ और स्कैनएफ फंक्शन को यूज कर सकें। फिर हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, वॉइड मेन, और इसके अंदर दोस्तों सबसे पहला काम होता है दोस्तों, जितने भी वेरिएबल आप यूज करने जा रहे हो उन सबको शुरू में डिक्लेयर करो। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमें क्या क्या करना पड़ता है, एक तो उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है, दूसरा उन वेरिएबल्स का नाम। तो मैंने ABC 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। और आप लोगों को पता है कि इसका स्टोरेज क्लास भी हम लोग बता सकते हैं। यदि कोई स्टोरेज क्लास मैंने नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास टाइप का होगा। तो हमने ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ए और बी में वैल्यू मांगेंगे यूजर से, और सी में रिजल्ट को रखेंगे। अब हमने यूजर से बोला, एक मैसेज लिखा, प्रिंट एफ एंटर टू वैल्यूज, एंटर ए एंड बी। ए एंड बी की में वैल्यू एंटर कराने के लिए बोला यूजर से एक मैसेज, और स्कैनएफ से वो वैल्यू रीड कर लिया। स्कैनएफ %d दो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों लगाया, क्योंकि दो वैल्यू ले रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों इंटीजर टाइप का है, एंड ए कॉमा एंड बी, ठीक है। तो यूजर जो पहली वैल्यू देगा, ये देखिए जैसे ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करते ही 3 स्पेस बन गया, और इंट का साइज 2 बाइट होता है, तो 2 बाइट का 3 स्पेस बन गया। एक का नाम हो गया ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। अभी इसमें वैल्यू कुछ नहीं है, मीन्स ऑटोमेटिक है तो गार्बेज वैल्यू होगी। फिर यूजर से बोला एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यूजर ने 2 वैल्यू दिया, पहली वैल्यू जो एंटर करेगा, मान लीजिए 10 दिया तो पहली वैल्यू यहाँ चली आई। दूसरी वैल्यू यदि 20 दिया तो 20 यहाँ चली आई। जो वैल्यू यूजर देगा, ये एड्रेस इसीलिए लगाया कि उस एड्रेस ए के एड्रेस पर जाएगा, पहली वैल्यू यहाँ रख देगा, दूसरी वैल्यू यहाँ रख देगा। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिससे किस फॉर्मेट में इंटीजर का, ये पहली वैल्यू इंटीजर है तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, दूसरा इंटीजर है तो उसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। तो जितने भी वेरिएबल्स यहाँ यूज करने जा रहे हो उतने का यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट्स में लिखना है, और इनके बीच में कोई कॉमा नहीं लगेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर में डबल कोट्स बंद हो जाएगा, उसके बाद कॉमा कॉमा लगा के वेरिएबल्स के नेम के साथ। स्कैनएफ में हम लोग एंड लगा के लिखते हैं वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो ये वैल्यू जो 2 यूजर देगा, दोनों वैल्यू इन वेरिएबल्स में आ गई। अब हमें क्या करना है, ए और बी में वैल्यू आ चुकी है, तो अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, ए और बी को, और इसके रिजल्ट को मैंने सी में रख दिया। ध्यान रखिए, हमेशा असाइनमेंट इधर से इधर की तरफ होता है। ऐसा मत करिएगा ए प्लस बी इक्वल टू सी नहीं हो सकता है सी के अंदर। सी प्रोग्राम में हम ऐसे नहीं कर सकते कि ए प्लस बी इक्वल टू सी मैथ की तरह, क्योंकि सी की वैल्यू ए प्लस बी में असाइन नहीं हो सकती। हमेशा असाइनमेंट इधर से इधर की तरफ होता है। तो इधर ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू को ऐड करके सी में रख दिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी। और सी प्रोग्राम में हर लाइन के बाद सेमी कॉलम जरूर लगाना है, ठीक है। ये लाइन को टर्मिनेट करता है, ये नेक्स्ट लाइन बताता है कि अब नेक्स्ट लाइन में जाना है, ठीक है। तो अब ये सी में रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट दिखेगा कैसे, दिखाने के लिए प्रिंट करना पड़ेगा हमें। हमने लिखा प्रिंट एफ सम इक्वल टू %d c। तो क्या होगा, लिख के आएगा ये मैसेज सम इक्वल टू, और %d की जगह पे सी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सी कैसा इंट टाइप का है, जहाँ %d लिखा रहा होगा वही प्रिंट हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो सम इक्वल टू %d c, ये लिखने से सी की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो सम इसमें जो वैल्यू सी में रहेगी लिख के आ जाएगा सम इक्वल टू, मीन्स यहाँ जैसे ये ऐड किया तो सी में क्या वैल्यू आ गई, ए और बी को ऐड किया और सी में रख दिया, तो सी में वैल्यू कितनी आ गई 30। और यहाँ लिखा सम इक्वल टू, ये वाला प्रिंट एफ जैसे ही चलेगा तो लिख के आ जाएगा सम इक्वल टू 30। और फिर ये मेन फंक्शन को
ये कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिए। इस तरीके से दोस्तों 2 नंबर यूजर से रीड किया, उनको ऐड किया और रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब करते हैं, आगे करते हैं दोस्तों। अब हम लोग करते हैं प्रोग्राम दोस्तों कि राइट अ प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम दोस्तों हम लोग करेंगे सब में हैश इंक्लूड वर्ड में यहीं से स्टार्ट होगा। जो कुछ लिखना है इसके अंदर लिखेंगे हम लोग। जैसे मैंने लिखा राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, है ना। प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम चाहिए। और तो पी 3 वेरिएबल तो पी प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम के लिए चाहिए, और तू चौथा वेरिएबल सिंपल इंटरेस्ट निकाल के रखने के लिए चाहिए। तो हम लोग अच्छा इनमें जहाँ भी रुपीज़ का इन्वॉल्वमेंट आ जाए वो सारे कैसे वैल्यू हो सकते हैं? पॉइंट वाले। तो पॉइंट वालों के लिए हम लोग फ्लोट में, तो सारे वेरिएबल यहाँ फ्लोट टाइप का मैं डिक्लेयर करूँगा। फ्लोट, प्रिंसिपल के लिए पी, रेट के लिए आर, टाइम के लिए टी और पी आर टी हो गया। और एक एस आई वेरिएबल में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रखेंगे। तो ये 4 वेरिएबल फ्लोट टाइप के डिक्लेयर कर लिया। अब यूजर से बोला कि पी आर टी की वैल्यू दो, प्रिंट एफ एंटर एंटर पी आर टी, डबल कोट्स में मैंने लिख दिया कि पी आर टी की वैल्यू एंटर करो। और स्कैन ऐप से अच्छा यहाँ क्या है, ये डबल कोट्स में जो चीज़ लिखे रहोगे वो प्रिंट एफ में जो लिखा है, प्रिंट एफ में जो डबल कोट्स में जो चीज़ लिखे रहोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्कैन एफ 3 वैल्यू चाहिए और तीनों फ्लोट है। तो फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? परसेंट एफ, परसेंट एफ, परसेंट एफ 3 बार लिखना है और इसको डबल कोट में बंद कर देंगे। फिर कॉमा एंड पी, कॉमा एंड आर, कॉमा एंड टी। तो पी आर टी ऐसे रीड हो गया। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया, बोला है पी आर टी की वैल्यू दो और स्कैन ऐप से रीड कर लिया। अब इन पी आर टी में वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग निकाल लें कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो इस तरीके से पी आर टी की वैल्यू जो होगी वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा और उसको प्रिंट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ, अब रिजल्ट तो आ गया एस आई में, उसको प्रिंट करना है। तो एस आई का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ, हम यहाँ लिख भी देता हूँ मैसेज भी है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू परसेंट एफ कॉमा एस आई। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पी आर टी यह वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर बोला एंटर करो पी आर टी की वैल्यू, स्कैन ऐप से रीड कर लिया पी आर टी को, है ना, और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया फार्मूले में रख के और फिर सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से सिक्वेंशियली सारी चीज़ चल रही है। अभी हम लोग जो प्रोग्राम पढ़ रहे हैं वो सारा सिक्वेंशियल चल रहा है। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, एक के बाद एक लाइन चलती रहेंगी। यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं। अब अगला प्रोग्राम यदि मैं आपसे कहूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर मिनट्स एंड कन्वर्ट इट टू सेकेंड। मिनट को एंटर कराना है और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? मिनट के लिए एक वेरिएबल चाहिए और एक सेकंड निकाल के जिसमें रखेंगे वो चाहिए। तो हमने लिख लिया इंट एम मिनट्स के लिए, एम नाम का वेरिएबल मिनट्स के लिए और एस नाम का सेकंड के लिए। यूजर से बोला printf एंटर मिनट्स, है ना, और स्कैनफ से मिनट्स को रीड कर लिया, स्कैनफ परसेंट डी कॉमा एंड एम, मिनट्स आ गया। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कोई स्पेस नहीं फालतू का देना है। मिनट्स आ गया, इसके बाद हम लोग निकाले सेकंड इक्वल टू मिनट्स इंटू 60। मिनट्स में 60 का मल्टीप्लाई किया, सेकंड में साइन कर दिया, तो ये रिजल्ट कैलकुलेट होकर सेकंड अब आ गया।
अब इस सेकंड को प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ सेकंड इजकल टू %d, s। ऐसे मिनट्स को दोस्तों हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। मिनट्स और m और s मिनट्स और सेकंड के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मिनट्स एंटर करा, स्कैन ऐप से रीड कर लिया उसे, ठीक है। और ये हम सेकंड मिनट्स में 60 मल्टीप्लाई करके सेकंड निकाला, उसको सेकंड वेरिएबल में रख लिया, उसको फिर यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यदि आपसे कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्किल, एरिया टू फाइंड एरिया, ये रब करता हूँ इधर, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना है दोस्तों। तो हमें क्या चाहिए, 2πr होता है या πr² होता है ना सर्कल का, तो इनसे हम लोग फ्लोट टाइप का ले रहे हैं, एक तो एरिया के लिए a और रेडियस के लिए r, ठीक है। और हमने यूजर से बोला रेडियस एंटर करने के लिए प्रिंटफ एंटर रेडियस, और स्कैनफ से ले लिया स्कैनफ %f, एंड r, रेडियस इनपुट हो गया। अब हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया इजकल टू 3.14 × r निकल गया एरिया। अब इसको प्रिंट कर दो, प्रिंटफ एरिया इजकल टू %f, a, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, एरिया के लिए a और रेडियस के लिए r। जितने भी वेरिएबल आप यूज करोगे, जो कहाँ a यूज हुआ r यूज हुआ, उन सबको शुरू में डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद मैंने यूजर से एक मैसेज दिया कि एंटर रेडियस, स्कैन ऐप से उसे रीड कर लिया r वेरिएबल में, और एरिया कैलकुलेट करके उसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रोग्राम दोस्तों, यदि कोई कहे कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्या वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लोट एक ले लिया, सेल्सियस इनपुट कराएंगे, और फ़ारेनहाइट एफ, सी में ले लेंगे सेल्सियस, एफ में फ़ारेनहाइट की वैल्यू कन्वर्ट करके रख लेंगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे और एफ में रख लेंगे। अब यूजर से बोला प्रिंटफ एंटर सेल्सियस टेम्परेचर को एंटर कराने को बोला, और स्कैनफ से मैंने ले लिया स्कैनफ %f, है ना, जब जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है डबल कोट्स में आएगा सारा, कॉमा देखिए उसके बाद लिखा एंड सी, सेल्सियस आ गया। अब मैंने लिखा फ़ारेनहाइट इजकल टू, फ़ारेनहाइट में लिख रहा हूँ f इजकल टू, अच्छा ये %f ये प्रॉब्लम करेगा, है ना, तो यहाँ फ़ारेनहाइट की जगह FA लिख लेता हूँ, फ़ारेनहाइट FA इजकल टू, फॉर्मूला होता है दोस्तों 9/5 × C + 32, इस फार्मूले से हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, f इजकल टू 9/5 × C + 32, इससे कन्वर्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक बात कि 9 भी एक इंटीजर वैल्यू है, 5 भी एक इंटीजर वैल्यू है, 9/5 का रिजल्ट भी इंटीजर आएगा। जब किसी इंटीजर को इंटीजर से ऑपरेट करते हैं, दो इंटीजर को जोड़ा 3 + 5, तो रिजल्ट भी एक इंटीजर आएगा। मान लीजिए 9 और 5 की बात कर रहा हूँ, 9 और 5 को ऐड किया तो रिजल्ट जो आया वो भी एक 13 आया, वो भी इंटीजर आएगा। 9 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी इंटीजर ही आएगा, तो 9/5 भी जब करेंगे इसका भी रिजल्ट इंटीजर ही आएगा दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि 9/5 आना तो चाहिए 1.8, लेकिन ये आएगा इंटीजर में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है
कंपाइलर को अलग से बताना पड़ता है कि 9/5 का फ्लोट वैल्यू लेना है, इसको कन्वर्ट कर देना है फ्लोट में। 9/5 का जो फार्मूला का रिजल्ट लीजिएगा वो फ्लोट वैल्यू लेना है। एक्सप्लिसिटली हमें अलग से यहाँ बताना पड़ता है, इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अभी आप लोगों को टाइप कास्टिंग मैंने आगे पढ़ाना है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ क्यों, क्योंकि 9 इंटीजर 5 इंटीजर दोनों का ऑपरेशन करोगे, आपस में कोई भी ऑपरेशन करोगे, जैसे यहाँ डिवाइड किया है तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए फ्लोट वैल्यू 1.8। अदरवाइज ये क्या करेगा, पॉइंट के बाद वाली चीज़ हटा देगा। हमें चाहिए पॉइंट के बाद वाली चीज़ भी 1.8 पूरा चाहिए, तो यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि फ्लोट वैल्यू चाहिए, इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो अब ये कैलकुलेट होगा, एफ में वैल्यू आ गई, उसको बस यहाँ प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ फॉरेन हाइट इक्वल टू फॉरेन हाइट इक्वल्स टू %f, FA। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग टेम्परेचर को सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, सेल्सियस में इनपुट करा लिया टेम्परेचर को, इस फार्मूले से कन्वर्ट कर लिया और उसको प्रिंट कर दिया। बस ये अलग से था, इसको मैंने आपको बता दिया। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसका क्या ये सब है, आगे मैं टाइप कास्टिंग पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, तो आगे दोस्तों बात करते हैं, यदि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें स्वैपिंग करनी है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल यूजिंग थर्ड वेरिएबल का यूज करके स्वैपिंग करना है। दोस्तों ध्यान रखिए, स्वैपिंग का मतलब यदि एक वेरिएबल ए है, इसमें 10 वैल्यू है, बी है उसमें 20 वैल्यू है, और लॉजिक ऐसा लिखना है कि ए में 20 हो जाए, बी में 10 हो जाए। स्वैप करने के बाद, आपका प्रोग्राम चलने के बाद ए में 20 आ जाए, बी में 10 आ जाए, ये दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाए। तो दोस्तों ऐसे समझिए कि 2 ग्लास में पानी है, एक इसमें पानी है, एक इसमें पानी है ना। मैं चाहता हूँ कि इस वाले का पानी इसमें आ जाए और इसका पानी इसमें आ जाए। ठीक है, स्वैप हो जाए एक दूसरे की चीज़ें। तो इसके लिए क्या करना होगा, थर्ड ग्लास ले आए हम लोग, खाली ग्लास, और किसी एक का पानी, मान लो इसका पानी मैंने उसमें रख दिया। ठीक है, इस एक तीसरा ग्लास ले आए, इस वाले का पानी उसमें रख दिया। ठीक है, इसके बाद अब इसका पानी इसमें रख दिया और इस वाले गिलास का पानी, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखिए थर्ड गिलास लिया, इसका पानी उसमें रख दिया, अब ये खाली, अब इसका पानी इसमें डाल दिया। अब इसमें क्या किया, जो थर्ड गिलास में रखा था पानी वो इसमें रख दिया, तो क्या हुआ, इसका पानी इसमें चला गया, अब इसका पानी इसमें चला गया। उसी तरीके से हम लोग एक सी वेरिएबल लेंगे और सी में रख देंगे ए की वैल्यू। अदरवाइज हम लोग यदि जैसे ए इक्वल टू बी करेंगे तो ए की खुद की वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल का मेमोरी तो एक ही है, उसी पे जाके वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कहीं प्रिजर्व करके हम लोग इसीलिए ना सी वेरिएबल में हमने रख लिया उसे, और फिर ए में बी की वैल्यू डाल दी। ठीक है, ए में बी की वैल्यू, ए वेरिएबल में पहले कुछ था 10 था, और जैसे ही तुम ए में बी डालोगे, ये एक्सप्रेशन जैसे ही चलेगा वैसे ही एक में तुमने 20 डाल दिया, तो ये 10 तो खत्म हो गया ना। ठीक है, तो इसीलिए 10 को कहीं, अब 10 रहेगा तभी तो बी में डालेंगे उसको, तो इसलिए हमने 10 को एक वेरिएबल सी में रख लिया है। ठीक है, और फिर बी वेरिएबल में मैंने क्या डाल दिया, जो ए की वैल्यू कहाँ रखी थी, सी में, तो सी वाली वैल्यू को मैंने बी में डाल दिया। तो इस तरीके से स्वैपिंग हो जाएगी इन 3 लाइन से। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम लिखना है, थर्ड वेरिएबल का यूज करके हम लोग कैसे करेंगे। हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंट ए बी सी, 3 वेरिएबल, और यूजर से ए और बी की वैल्यू पूछा, क्यों, 2 ही वैल्यू रहेगी, तीसरा तो हम लोग टेम्प्रोरी यूज करने के लिए मैंने थर्ड वेरिएबल बनाया है,
वैल्यू तो ए और बी में ही सिर्फ है, उन्हीं को आपस में स्वैप करना है। तो हमें यूजर से कितनी वैल्यू चाहिए, ए और बी की वैल्यू। एंटर ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू यूजर से मांग लिया मैंने, और स्कैनएफ से उसको रीड कर लिया। स्कैनएफ %d कॉमा एंड ए कॉमा एंड बी, ए और बी की वैल्यू रीड कर लिया। ए और बी में वैल्यू आ गई। अब हम लोग स्वैपिंग का लॉजिक लगाते हैं। सी में ए की वैल्यू रख दिया, अब ए में बी की वैल्यू रख दिया, और बी में सी वाली वैल्यू रख दी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ए और बी में जो वैल्यू थी वो स्वैप हो जाएगी इस लॉजिक से, जैसा अभी आपको समझाया था। थर्ड ग्लास लिया सी, उसमें ए का पानी रख दिया, अब ए खाली हो गया, ए में मैंने बी का पानी रख दिया। ठीक है, अब बी में सी वाला पानी जो थर्ड ग्लास में रखा था वो डाल दिया, तो ए में बी का आ गया, बी में ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको स्वैप को प्रिंट करके दिखा दो। प्रिंट एफ लिखा, ए इजकल टू %d स्लैश एन, एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, इसकी अब सीक्वेंस बोलते हैं इसे। स्लैश एन से न्यू लाइन में चली जाएगी चीज़ें। बी इजकल टू %d कॉमा ए कॉमा बी, तो ए की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी पहले %d की जगह पे, बी की वैल्यू दूसरे %d की जगह पे। तो क्या होगा, लिख के आएगा ए इजकल टू, जो भी ए की स्वैप्ड वैल्यू होगी, स्लैश एन से न्यू लाइन में आएगा, फिर लिखेगा बी इजकल टू और जो भी बी की वैल्यू आई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग दो नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये लॉजिक है। इसमें हमने एक थर्ड वेरिएबल सी यूज किया है। यदि आपसे कहा जाए कि राइट स्वैप करना है विदाउट थर्ड वेरिएबल, विदाउट स्वैप द वेरिएबल विदाउट, बिना थर्ड वेरिएबल का यदि करना है दोस्तों, तब देखिए क्या लॉजिक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए में दोनों की वैल्यू ऐड करके रख दिया। अच्छा ध्यान रखिएगा, जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे जो करंट वैल्यू होती है उसकी एग्जिस्टेंस रहती है, प्रीवियस वैल्यू की एग्जिस्टेंस नहीं रहती है। अब आगे अब हमने ए में ए प्लस बी की वैल्यू रख दी। ठीक है, फिर बी इजकल टू ए माइनस बी एंड ए इजकल टू ए माइनस बी। इससे कैसे हुआ दोस्तों, देखिए ए की वैल्यू, मान लीजिए ए की वैल्यू यूजर ने 10 दिया है, ए में 10 दिया है और बी में 20 दिया है, मान के चल रहा हूँ मैं। एंटर तो रन टाइम पे जो यूजर देना चाहे दे सकता है। मैं मान रहा हूँ ए और बी की वैल्यू 10 20 है। तो यहाँ पे जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ए में क्या वैल्यू आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू अपडेट होगी, ए की वैल्यू अब क्या हो गई दोस्तों, 30 हो गई। फिर अगली लाइन चली, बी इजकल टू ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है, 30 है, प्रीवियस तो खत्म हो गया। बी, ए की वैल्यू 30 है, बी तो 20 ही है, तो ये, लेकिन इस लाइन से बी इजकल टू ए माइनस बी, ए मीन्स 30 माइनस 20 मीन्स क्या हुआ, 10 वैल्यू बी में आ गई, मीन्स यहाँ बी में अब क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इसके आगे बढ़िए, ए इजकल टू ए माइनस बी। अब करेंट वैल्यू हमेशा चलता है, ए की वैल्यू क्या है 30, बी की वैल्यू अब क्या है 10, तो 30 माइनस 10 20, मीन्स ए की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई। देखिए जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ, शुरू में तो ए में 10 था, बी में 20 था, लेकिन अब क्या हुआ, ए में 20 हो गया, बी में 10 हो गया, स्वैप हो गई वैल्यू। तो ये था विद, इसमें ए और बी दो ही वेरिएबल यूज किया, थर्ड वेरिएबल हमने सी यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो ये था प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों जो ये सारे के सारे प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, ये सारे सीक्वेंशियल चल रहे हैं, है ना। अच्छा मान लीजिए आपसे कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना, हिज TA means traveling allowance, TA is 15% of
15% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, ठीक है। एंड DA इज डेली अलाउंस जो मिलता है, DA इज 80% ऑफ बेसिक सैलरी। एक एम्प्लॉय का कंप्लीट टोटल सैलरी निकालनी है, ग्रॉस सैलरी, यहाँ सैलरी की जगह पे मैं लिख दूं ग्रॉस सैलरी। एक एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी निकालनी है, टोटल कितनी आ रही है। यदि उसका जो टीए मिल रहा है वो टीए की जगह मैं इसको HRA कर देता हूँ, HRA, हाउस रेंट अलाउंस जो मिल रहा है वो 15% ऑफ द बेसिक सैलरी मिल रहा है, और उसके DA जो मिल रहा है डेली अलाउंस 80% ऑफ बेसिक सैलरी मिल रहा है। तो हमें यूजर से पहले क्या पता होना चाहिए, बेसिक सैलरी। तो बेसिक्स, अच्छा यहाँ पे हम लोग सिंस रुपीज़ पैसे का है तो सारा फ्लोट टाइप का मान ले रहा हूँ। एक ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए GS वेरिएबल ले लिया, बेसिक सैलरी के लिए BS वेरिएबल ले लिया, ठीक है ना। और HRA के लिए HRA वेरिएबल ले लिया, है ना, और DA के लिए DA वेरिएबल ले लिया। ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, क्योंकि ये सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने यूजर से बोला बेसिक सैलरी एंटर करो, printf एंटर बेसिक सैलरी, ठीक है। और स्कैनएफ कर लिया, बेसिक सैलरी को स्कैनएफ %f कॉमा एंड बेसिक सैलरी BS, बेसिक सैलरी इनपुट हो गया। अब हमने क्या निकालना होगा, पहले HRA निकाल लेते हैं। तो HRA इजकल टू क्या होगा, बेसिक सैलरी इंटू 80/100, ठीक है, 80/100 ये लिख लूँ या 0.8 लिख लूँ, एक ही बात है। तो बेसिक सैलरी इंटू 0.8, 80% हो गया, HRA निकल गया। अब निकालते हैं DA इजकल टू क्या होता है, बेसिक सैलरी इंटू, अच्छा HRA 15% ही है तो 0.15, है ना, और DA निकाला बेसिक सैलरी का 80%, 0.80। तो 15% निकाल लिया बेसिक सैलरी का, वो HRA हो गया, 80% बेसिक सैलरी का DA हो गया, निकल गया सब कुछ। अब हम लोग ग्रॉस सैलरी इजकल टू क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA, तीन को ऐड कर दिया तो उसकी ग्रॉस सैलरी निकल के आ गई। तो उसको प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एफ ग्रॉस सैलरी इजकल टू ग्रॉस सैलरी इजकल टू %f कॉमा GS। ऐसे दोस्तों हम लोग ग्रॉस एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी निकालने का प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने बना के सिक्वेंसली सी को स्टार्ट करने के पर्पज से अब ये प्रोग्राम्स थे। दोस्तों जब हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं तो बहुत सारी एरर्स आने के चांस होते हैं, है ना। तो जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो एरर्स क्या क्या आ सकते हैं, एरर्स इन सी। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं दोस्तों तो तीन तरीके के एरर का मतलब क्या होता है, एरर्स आर द मिस्टेक दैट वी डू और दैट में अराइज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या कंपाइल हम लोग कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन पे जो हम मिस्टेक करते हैं, जो हमें एरर कंप्यूटर बताता है कि हमने ये मिस्टेक किया है, उसे हम एरर बोलते हैं। और ये तीन तरीके का होता है दोस्तों, सिंटेक्स एरर, दूसरा होता है लॉजिकल एरर, एंड थर्ड होता है दोस्तों रन टाइम एरर। सिंटेक्स एरर का मतलब दोज एरर दैट आर अराइज ड्यू टू द ग्रामेटिकल मिस्टेक ऑफ आवर प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, जितने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उस लैंग्वेज की एक अपनी ग्रामर डिफाइन होती है। जैसे सी का ग्रामर डिफाइन है कि हर लाइन के लास्ट में सेमी कॉलम लगाना है। सी का ग्रामर डिफाइन है कि मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के स्टार्ट करना है। कोई भी फंक्शन स्टार्ट करें तो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करना है। तो कुछ रूल्स डिफाइन है ना।
और आप उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ग्रामर के रूल को वायलेट कर रहे हैं। आपने लिखा इंट ए और उसके आगे सेमी कॉलम लगाया ही नहीं, तो डिफाइन है कि भाई लास्ट में सेमी कॉलम लगाना चाहिए और आपने लगाया ही नहीं है सेमी कॉलम। तो क्या होगा, जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कंपाइल के टाइम पे यदि आपने जो जो सिंटैक्टिकल मीन्स ग्रामेटिकल एरर आपने बनाया किया हुआ है, दोज एरर that are arises due to the violation of the rules defined in the grammar of the language. Those error that are arises due to violation of the rules defined in the grammar of the language are called syntax error. जैसे कि यहाँ आपने सेमी कॉलम नहीं लगाया, लगाना चाहिए था आपने नहीं लगाया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंटेक्स एरर बोलते हैं। और सिंटेक्स एरर की खासियत यही है कि आपको कंपाइलर प्रॉम्प्ट करता है। जब आप कंपाइल करेंगे, जब ये प्रोग्राम बना के हम लोग कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करते ही आपके सामने वो एरर लिस्ट करके दिखा देगा कि ये एरर आपने किया है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये सारे जितने भी प्रोग्रामिंग अभी मैं सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो सारे प्रोग्राम्स 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा। तो इससे हम लोग को सिंटेक्स एरर बोलते हैं। आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ए और बी, और बीच में कॉमा ही नहीं लगाया, यहाँ सेमी कॉलम लगा दिया, तो भी सिंटैक्टिकल एरर आ जाएगा। हमने रूल को, ग्रामर के रूल को वायलेट किया। दूसरा एरर होता है दोस्तों लॉजिकल एरर। ऐसी एरर जो आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक में मिस्टेक है, एंड दिस एरर आर अराइजेस ड्यू टू द रॉन्ग फार्मूला, रॉन्ग लॉजिक। आपने 3 नंबर ए बी सी, ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है, सी इक्वल टू 30 है, आपने डिक्लेयर किया है इंट ए बी सी, है ना। और आपने एवरेज निकालना है, एक एवरेज निकालना है, फ्लोट एवरेज। और एवरेज निकालने में आपने फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 होना चाहिए, तो बाई 2 कर दिया आपने, एवरेज का फॉर्मूला ही गलत लगा दिया। तो क्या होगा, आपका आउटपुट तो आएगा, यदि आपने प्रिंट कर दिया इसको, मैंने लिखा प्रिंट एफ %f कॉमा एवीजी, एवरेज प्रिंट। अच्छा, इसी सारी बात को हम लोग क्या करें, वॉइड मेन के अंदर लिख दें, वॉइड, क्योंकि प्रोग्राम ऐसे तो चलता नहीं है, मेन फंक्शन के अंदर लिखा होगा तभी चलेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, एवरेज प्रिंट करेगा, ये कोई एरर नहीं देगा, कोई एरर आपने, लेकिन यहाँ आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक में ही मिस्टेक है। आपने यहाँ डिवाइड बाई 3 की जगह डिवाइड बाई 2 कर दिया है, तो रिजल्ट ही गलत आएगा। और ये आपको प्रॉम्प्ट भी नहीं करेगा कि आपने गड़बड़ किया है, आपने कोई एरर किया है, आपको क्योंकि बताएगा नहीं, आपका रिजल्ट गलत आएगा बस। तो दोज एरर दैट आर अराइजेस ड्यू टू द रॉन्ग फार्मूला, रॉन्ग लॉजिक ऑफ योर प्रोग्राम are called logical error, and these error are not prompted by compiler to the programmer. If these error are not prompted, it is not intimated to us that you have done this error, correct it. But syntax error is prompted to the programmer by the compiler. Logical error arises due to the wrong logic of your program, and these error are not prompted to the programmer by the compiler. तीसरा होता है दोस्तों रन टाइम एरर, जिसमें आपने कोई ऐसा रिसोर्स यूज किया, कोई ऐसा प्रोग्राम में काम किया है जो रन टाइम पे आप एक फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ही नहीं है, कोई रिसोर्स ऐसा यूज करना चाह रहे हैं जो है ही नहीं है, तो वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे एरर कब पता चलते हैं, जब प्रोग्राम रन होने लगे। तो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड रन टाइम एरर। क्लियर है, आपने एक प्रोग्राम में किया है ए बाई बी, आपने एक प्रोग्राम में किया है ए बाई बी, सी इक्वल टू ए बाई बी, ए और बी की यूजर से वैल्यू आपने इनपुट कराई है, यूजर ने बी की वैल्यू रन टाइम पे 0 दे दिया। तो कभी भी प्रोग्रामिंग में डिवाइड बाई 0 अलाउ नहीं होता। आपने यूजर से और बी की वैल्यू मांगी है और एक फार्मूला अपने प्रोग्राम में ये वाला यूज किया है और यूजर ने बी की वैल्यू 0 इनपुट कर दिया, तो रन टाइम पे पता चला बी की वैल्यू 0 हो गई, 0 आते ही डिवाइड बाई 0 एरर आ जाएगा। और ये एरर कब पता चलेगा, रन टाइम पे। दिस टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड रन टाइम एरर। क्लियर है दोस्तों, तो ये 3 तरीके के एरर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपकी फर्स्ट यूनिट कम्प्लीटली ओवर हो गई।
आप लोग इन सारे प्रोग्राम्स को बना लीजिएगा। इन सब प्रोग्राम्स का एल्गोरिथम फ्लो चार्ट मैंने पहले ही बनवा दिया है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को प्रेस करिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।